हाँ, लेकिन अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर तब और किसी तरह की इनकम ही नहीं, हाँ तब तो आ जाएगा। लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं फाइल किया है और वो ये प्रिज्यूम करता है कि इनकम और पड़ा, उसके अंदर सिर्फ 1038 कवर है, 10A कवर है, 10B कवर है और 36A कवर है और सेक्शन 54 वाले बेनिफिट है, प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी उसके बेनिफिट ये का उन्होंने दे रखा है, उसका इफेक्ट नहीं बिना अगर जो भी आपको आइडिया फाइल करना है। लेकिन इस केस में जैसे कि उन्होंने भी पूछा, सिर्फ अगर एग्रीकल्चर इनकम है, उसकी इनकम आप ऐसे भी समझें कि वो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट कमाता है पार्टनरशिप पर, उसको 10 लाख रुपए का शेयर ऑफ प्रॉफिट और कोई इनकम ही नहीं है उसकी, तो आइडिया अगर वो नहीं फाइल कर रहा है तो उसके कंप्लायंस में जो है 139 का वायलेशन नहीं है। यही आप ऐसे समझो, सिर्फ नहीं मांगते कि मेरी सिर्फ कृषि हो जाए और किसी तरह की इनकम नहीं है, और यहाँ पे साफ साफ उसका बेनिफिट एक्ट में दे भी कृषि में काफी हो गए वो 2.5 लाख के नीचे है। हाँ, और जो एग्री का प्राइवेट पार्ट है तो अगेन उस केस में भी वो बच जाएगा, नहीं भर रहा, नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि 139(1) का जो बी क्लॉज है वो कह रहा है प्रेस्क्राइब लिमिट जब क्रॉस होगी तभी आप भरेंगे, अनलेस जो वो प्रोविजो में स्पेसिफिक कंडीशंस में अगर आप फिल नहीं हो रहे हैं, मतलब फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एट द एंड तो सारा खेल किस बात का है कि वो आईटीआर नहीं फाइल कर रहा है, और अगर उसको फाइल करना मैंडेटरी था बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139(1) और जो फर्दर सब सेक्शंस और प्रोविजन हैं, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस ही तो झेलने होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो तभी झेल पाएगा अगर वायलेशन हो, तो वायलेशन नहीं है ऑब्वियसली अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसका 139 का लास्ट सेक्शन 139(9), इससे भी हम में से ज़्यादातर लोग वाकिफ हैं, इसको डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। कि असेसिंग ऑफिसर को लगता है, कंसीडर को लगता है कि अब आज की डेट में वो सीपीसी से भी वो चला आता है। अगर हो सकता हो किसी को मिला हो या किसी के जानने वाले में नोटिस मिला हो, मैंने तो खुद देखा भी है सीपीसी से आते हुए 139(9) का नोटिस आ जाता है कि आपकी रिटर्न में ये डिफेक्ट है। डिफेक्ट समय देते हैं जी, हाँ 15 दिन, मिनिमम 15 दिन का उसका समय है और एक्सटेंडेड पार्ट। अगर उसमें आपने रेक्टिफाई कर दिया या उसके डिफेक्ट को दूर कर दिया जो भी है, तो वो रिटर्न से एक्सेप्ट होकर चला जाता है। और अगर वो जो टाइम लिमिट या एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है अगर वो खत्म हो गई तो ऐसा माना जाएगा कि एज इफ उसने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, यानी नॉनेस्ट हो जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि उसका आईटीआर फाइल ही नहीं किया। लास्ट लाइन देखिए कि अगर इसने जो टाइम लिखा है ये 15 डेज और एज द केस में भी फर्दर पीरियड सो अलाउ, उसने मान लीजिए जो एसएससी ने टाइम मांग लिया 10 दिन का, एसएससी ऑफिसर ने अलाउ कर दिया, तो एक्सटेंडेड टाइम भी अगर बीत गया, लेकिन आप एक केस ऐसा हुआ कि उन्होंने टाइम का नोटिस भेजा इस डेट तक जवाब नहीं देंगे तो हम प्रोपोर्शनेट प्रोसेस करेंगे। हाँ, तो वो सीपीसी से ही आया कि वो प्रोपोर्शनेट प्रोसेस कर देंगे, इस चीज़ को माइनस करते हुए ले लेंगे। अब आज की डेट में तो अगर हम देखें डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, एसएससी और टैक्स पेयर फ्रेंडली ज़्यादा हो गया है ना, कि उसके जो स्ट्रिंजेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी जगह वो प्रोसीजरल पार्ट पे जगह कि उसको सोल्यूशन भी दे दिया सीधा सीधा कि अगर आपने ये डिफेक्ट नहीं दूर किया तो इसका जो, जैसे एग्जांपल टैक्स क्रेडिट की बात कर लीजिए, वो कहता है कि टैक्स क्रेडिट आपने गलत क्लेम किया है, तो अगर आप टाइमली इसका रिप्लाई नहीं देंगे तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और फाइनली जो है उसको एडजस्ट करके प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट दे देंगे। जैसा कि सेक्शन 245 में होता है, रिफंड और डिमांड एडजस्टमेंट वाले में हम इंटीमेशन देता है एसेसिंग ऑफिसर, आज की डेट में सीपीसी 1 महीने का टाइम देता है और नहीं तो एडजस्ट कर लेता है। एक और प्रॉब्लम हो रही है कि मान लीजिए किसी साल में हमने टैक्स सेल्फ में पे किया, रिटर्न फाइल करने के बाद सेल्फ में पे कर दिया, फाइल करने के बाद रिटर्न फाइल हो गया और डिमांड आई, हमने डिमांड जमा कर दी बाद प्रोसेस होने के बाद, जी उस डिमांड को वो लेता ही नहीं है, डिमांड पड़ी है, चैनल हमारा पड़ा है, अब वो डिमांड जो है अगले साल में रिफंड से एडजस्ट करता रहता है। नहीं, तो इसके लिए तो आपको 154 ही करना पड़ेगा। अगर सीपीसी में आप कर रहे हैं, सीपीसी में जब हम 154 करते हैं तो मैंने तो पर्सनली की लीगल रिटर्न पे उसमें 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं, या तो रिकम्प्यूट कर दीजिए या कुछ 1-2 ऑप्शन है, कई बार वो अलाउ नहीं करता है। मेरे स्पेसिफिक केस में क्या हुआ आपको मैं बताऊं, जब ये माइग्रेट हो रही थी
वेबसाइट देखिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in से अभी incometax.gov.in में इन्फोसिस को जब जा रही थी तो उस साल उन्होंने सभी को याद होगा कि वो जो ड्यू डेट थी 31 दिसंबर तक कर दी थी। तो मेरा आइडिया मैंने लास्ट डेट टाइप किया तब समथिंग उसमें टैक्स पेबल था, रात के 8 बजे के बाद मैंने उसका टैक्स पे किया। तो अगर आप रात के 8 बजे के बाद कोई टैक्स ऑनलाइन पे करते हैं तो उसका जो क्रेडिट है चालान का वो अगले दिन जाता है। तो क्या हुआ 31 दिसंबर क्रॉस हो गई यानी ड्यू डेट क्रॉस हो गई, उसने 300 का क्रेडिट ही नहीं लिया, 300 का क्रेडिट नहीं लिया, वो चला गया रेगुलर में और वो फाइनली बार बार डिमांड की नोटिस आने लगी और अगले साल रिफंड आ रहा था उससे एडजस्टमेंट की नोटिस आने लगी। इसका सोल्यूशन हमने जितनी बार मैं 154 डालता था सेम डे या 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट हो गया जी। नहीं आप 8 बजे के बाद अगर कोई चीज भर रहे हैं तो उसका क्रेडिट नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर रात 8 बजे के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसका चालान आपको चालान में उसका बीएसआर कोड और वो सब डालना होता है ना, बीएसआर कोड और चालान सीरियल नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर वो जनरेट ही नहीं होगा 8 बजे के बाद। रात ये बोलता है आप एसबीआई वगैरह पे भी देखेंगे ये पेक्यूलियर प्रॉब्लम है। और उस केस में क्या हुआ कि वो ड्यू डेट का लास्ट डेट था और वो जैसे ड्यू डेट खत्म हो गई तो ऐसे टैक्स की परव्यू से बाहर चला गया। वो 300 का चालान भरा तो 300 पे था लेकिन वो कन्वर्ट उसका इफेक्ट हो गया 400 नहीं लिया। मैं 26 ईयर्स में जब उसको देखा हमने फाइनली तो नहीं लिया और 154 उसको हमें एसेसिंग ऑफिसर के थ्रू जाओ के थ्रू कराना तो जाओ के थ्रू कराना पड़ा। आपको ये बता रहे हैं क्या नहीं इनवैलिड रिटर्न सेलेक्ट नहीं होगा, वो तो नॉन फाइलर एनएमएस वाले से सेलेक्ट होगा। इनवैलिड रिटर्न को उसका वैल्यू कैसे लेंगे, कैप्चर ही नहीं होना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली कई बार क्या हो रहा है आप अलग ये बात से हमने अभी आपको 148 का भी एग्जांपल दिया। अब देखिए कंडोनेशन करके वो उसको वैलिड करा ले 1192 बी से वो एक अलग पार्ट हो गया, वो अलग प्रोसीजर ही चला जाएगा। अपने किसी इनवैलिड रिटर्न को या नॉन रिटर्न को फिर से वैलिड कराए नए तरीके से फाइल कर ले फिर उसकी खुले सब एक अलग आस्पेक्ट है। लेकिन इनवैलिड रिटर्न का मतलब यही हो गया कि वो नॉनेस्ट है। जैसे आप ये वर्ड देखिए अभी 139(1) में था shall be treated as an invalid return as well as ये माना जाएगा as if he has failed to file his ITR। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो जो लीगल यानी कि एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक, इवन नॉन फाइलिंग ऑफ ITR के लिए 276 CC का प्रोसिक्यूशन भी है हमारे, फेलियर टू फाइल ITR। 139 को हम ये मानते हैं कि ओवर एक डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें कि हमारे फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट और डिलीटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, इससे रिलेटेड सारे प्रोसीजर हमने देखे। अब इसका अगला जो सेक्शन है हमारे आज के विषय का 139A, जहाँ पे इन्होंने परमानेंट अकाउंट नंबर को डिफाइन किया और उससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए। हम सभी जानते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है। पहले जो न्यू सीरीज है जिसको हम आज की डेट में जानते हैं वो 10 डिजिटल अल्फा न्यूमेरिक है, इसका DPDC में आने वाला है। पैन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर एक को होना जरूरी है। तो एप्लीकेबिलिटी किसकी है, इसीलिए वर्ड आ रहा है एवरी पर्सन जो ये कंडीशंस फॉलो करेगा, तो उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट से क्रॉस हो गई या 5 लाख से ऊपर उसका ग्रॉस टर्नओवर हो गया 139(4)A में, यानी अगर वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी से किसी भी तरह की इनकम जनरेट कर रहा है वो हो गया। ये अब आज के सेक्शन है नहीं 115 डिफरेंट बेनिफिट वाला, ये होता तो हो गया। या किसी भी तरीके का वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये वाला देखते हैं, ये इन्होंने नया जोड़ा है बेसिकली। ये भी 2019 के बाद से ही है कि अगर वो इंडिविजुअल है और किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है 2.5 लाख से ऊपर का तो भी ये इसमें आ जाएगा। और किसी भी जगह पे अगर वो मैनेजिंग पार्टनर, करता, फाउंडर एंड ऑल, ये जो कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं अगर इसमें होगा तो उसको पैन अप्लाई करना होगा, वो अप्लाई करेगा असेसिंग ऑफिसर को। ठीक है,
अब 1A और 1B बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी भी तरीके से एक्सपोर्टर इंपोर्टर या किसी भी क्लास ऑफ पर्सन से अगर उसको सर्टेन डाटा लेना है, चीज़ें लेनी है, तो वो उसको डायरेक्ट कर सकता है कि वो अप्लाई करे कि वो एलिजिबल, मतलब वो उनके लिए स्पेसिफाई करेगा कि वो अप्लाई करेंगे एसएससी ऑफिसर से पैन के, यानी पैन अलॉटमेंट के। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। 139A का जो 2 है, ये इसमें सिंपल ये आ रहा है कि असेसिंग ऑफिसर डिपेंडिंग अपॉन चाहे टैक्स पेएबल हो या ना पेएबल हो, दोनों कंडीशन दी है। पहले ये अमेंडेड था, इसमें था ये अमेंडमेंट इन्होंने 2005-6 का है। पहले था अगर टैक्स पेएबल हो तभी, बाद में इन्होंने इसको अमेंड करके कह दिया एनी टैक्स पेएबल हो या ना पेएबल हो, दोनों केसेस में जो भी प्रोसीजर है उसका अकॉर्डिंग असेसिंग ऑफिसर उसको पैन अलॉट कर सकता है। और देखिए सेक्शन 3 में असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है और असेसिंग ऑफिसर अकॉर्डिंगली पैन अलॉट कर सकता है। अब वो ठीक है, अमेंड कर देना चाहिए। हाँ, वो देखिए उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम बना के कर दिया। अभी भी असेसिंग ऑफिसर पैन अलॉट कर सकता है, पावर है असेसिंग ऑफिसर। अगर आप जब आपको टैक्स करना हो किसी को नॉन फाइलर के केस में, या जिसके पास पैन ही ना हो लेकिन इनकम अगर है, तो असेसिंग ऑफिसर की पावर है तो अपने पावर को यूज करके पैन अलॉट कर सकते हैं। जी, ये आईटीबी का फंक्शन भाई बताओ है। अब हो नहीं पा रहे थे, वो 2-3 साल पहले हुए थे। 2018 में लोगों को डिमांड वाले के ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। अगर किसी पर्सन की जो कि एसएससी है, इनकम जनरेटेड है, पैन उसका नहीं है, ये पावर असेसिंग ऑफिसर की, प्रोसेस सेंट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये बताइए प्रोसेसिंग किसकी पावर? डिपार्टमेंट हमारी तो पावर नहीं, प्रोसेसिंग कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर तो करता है, लेकिन वो सीपीसी अब कर रहा है। तो एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के थ्रू पैन हम सेंट्रलाइज फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए, उसको ऑथेंटिकेट कौन करता है? दे आर द इंटरमीडिएटरी एजेंसी। उसको ऑथेंटिकेट कौन करता है किसी पैन को? वो डायरेक्टली डीजी सिस्टम के थ्रू ही वहाँ से ऑथेंटिकेट होता है पैन। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आज भी डिपार्टमेंट ही अलॉटमेंट डिपार्टमेंट ही करता है। उसका जो फैसिलिटेटर है वो एनएसडीएल हो गया और यूटीआईटीएसएल हो गया। इसका जो सेक्शन 5 है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सब सेक्शन 5 139A सब सेक्शन 5 ये कह रहा है कि पर्सन के लिए लायबिलिटी है, यानी हर एक व्यक्ति जिसको कि पैन अलॉट हुआ उसकी लायबिलिटीज क्या क्या है, ड्यूटी क्या है कि वो अपने सारे करस्पॉन्डेंस रिटर्न्स में वो मैंडेटरी है कि पैन कोड करेगा। किसी भी तरह का जो चालान इनकम टैक्स पे करेगा वो उस पर अपना पैन कोड करेगा। किसी भी तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट जो बोर्ड कहेगा उसके अकॉर्डिंग करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका डी वाला है। असेसिंग ऑफिसर को जिस समय उसने पैन अलॉट कराया था उस समय जो एड्रेस कोड किया था उसने पैन अलॉटमेंट के समय, जो भी एड्रेस के आधार पे उसने अपना पैन अलॉट कराया था, विदाउट फेल, क्योंकि वर्ड लिखा है शहर, विदाउट फेल उसकी ड्यूटी है, वो उसको इंटीमेट करेगा कि मेरा जो एड्रेस है रेजिडेंशियल एड्रेस से चेंज हो गया या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, व्हाटएवर। ये देखिए आप अगर इसका 139A5 का डी देखेंगे तो इसमें ये दिखा है जिसके बेसिस पे उसको पैन अलॉट किया गया, नेचर ऑफ बिजनेस एज वेल एज रेजिडेंशियल एड्रेस। उसमें कोई भी तरह का चेंज होता है किसी भी तरह का, उसका इंटीमेशन देना उसको मैंडेटरी जी। हाँ, मानता कोई नहीं है। अब यहाँ पे इशू क्या आएगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ये मैटर ITAT में भी गया और शायद मुझे हाईकोर्ट की जजमेंट का तो रेफरेंस नहीं याद है। बात यहाँ आ रही है कि मान लीजिए आप किसी पे नोटिस सर्व करते हैं, नहीं किए, और आपने उसके पैन एड्रेस पे नोटिस सर्व कर रखी है और आपके रिकॉर्ड में ऐसा कोई इंटीमेशन उसके साइड से नहीं है कि उसने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो वैलिड सर्विस मानेंगे या नहीं मानेंगे? वो मानेंगे, क्योंकि लायबिलिटी उसको चेंज करने की किसकी थी, इंटीमेट करने की, वो एसएससी की थी। और ज्यूरिसडिक्शन भी हमारा किसके आधार पर डिसाइड होता है? प्राइमरली तो पैन के आधार पर डिसाइड होता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि वैलिड सर्विस के लिए इस सेक्शन को इन्वोक किया जा सकता है 139A5D। और 5A है कि अगर किसी भी तरह का वो ऐसा सम रिसीव कर रहा है जिसपे किसी भी तरह का टैक्स डिडक्टेबल है, चैप्टर 17B टैक्स डिडक्शन एक्ट वाला, तो उसमें वो इंटीमेट करेगा डिडक्टर को परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑब्वियसली वो इसलिए करेगा क्योंकि वो जो अपना स्टेटमेंट फाइल करता है सेक्शन 200 सब सेक्शन 3 में, वो कोड कहाँ करेगा, फिर एट द एंड मिसमैच वाला ना हो, इसलिए यहाँ पे ड्यूटी इसकी भी दे रखी है।
ये देखिए आप, ये एसएससी की यानी उस पर्सन की भी ड्यूटी दे रखी है कि अगर किसी भी तरह का ऐसा पेमेंट रिसीव कर रहा है जिसपे टीडीएस डिडक्टेबल था, डिडक्ट हो सकता था, तो वो डिडक्टर को अपना पैन देगा, जिससे कि वो अपना जब वो स्टेटमेंट फाइल करे डिपार्टमेंट को, सीपीसी टीडीएस को, तो वो प्रॉपरली उसका पैन कोड करके पाए, तो ये जो अकाउंट और जो अमाउंट का मिसमैचिंग है वो इशू ना आए। 26 से इसमें रिफ्लेक्शन भी ठीक से उसको ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए वही चीजें आ रही हैं। एवरी पर्सन डिडक्टिंग अंडर द, ये तो उसके लिए हो गया जो जो जिसका डिडक्ट होना था डिडक्टी का। यहाँ पे देखिए जो भी है, एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स अंडर दिस चैप्टर, हर व्यक्ति का पैन कोड करेगा। 5B में वही सारी चीजें हैं। कहाँ कोड करेगा? 192 जो एम्प्लॉयर वाला रहता है, जहाँ पे फॉर्म 16 वाले इशूज में, सेक्शन 203 जहाँ पे 10 जितने भी तरह के सर्टिफिकेट इशू करता है बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 203 फॉर्म 16 में, 206 200 सब सेक्शन 3, यहीं पे जो टीडीएस का रिटर्न है वो यहीं पे दाखिल होता है। 200 सब सेक्शन 3 में क्वार्टरली स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं। तो जितने भी क्वार्टरली स्टेटमेंट 200 सब सेक्शन 3 में वो दाखिल फाइल करेगा डिडक्टर, वो सब में वो कोड करेगा ऑब्वियसली, तो उसकी भी ड्यूटी है। ये ड्यूटी भी यहाँ 5C में डिडक्टर के पार्ट में बनाई है। 206C टीसीएस के लिए है जी, इनके किसके एक चीज किस चीज का पीनल प्रोविजन देना चाह रहे हैं? देखिए अगर वो पैन कोड नहीं करता है तो पीनल नहीं है, उसका टीडीएस डबल रेट से काट देंगे, वो इशू है, हायर रेट पे जाएगा। हायर रेट पे जाएगा। डिडक्टर क्या हो जाएगा, तो हायर रेट पे तो उसके लिए कट गया। देखिए अगर ये पता कैसे चलेगा कि रॉन्ग पैन उसने गलती से कोड किया था या जानबूझ के कोड किया? आप किसी को पेनल्टी तो उसके कंसाइंस में मोस्टली देते हैं, या फिर टेक्निकल डिफॉल्ट हुआ तो दे देते हैं। एक्ट में पेनल्टी जो है इस टीडीएस के जो डिडक्टर की डिफॉल्ट के लिए, ठीक, रॉन्ग पैन की पेनल्टी अब देखिए अगर हुई तो 12 पेनल्टीज हैं 272A2 में। 272A2 में एक बार देख लीजिए, उसको रेफर कर लीजिए। बाकी सारी पेनल्टी सिंगल है। 272A2 में जो पेनल्टीज हैं उसमें जो लोअर डिडक्शन का डिफॉल्ट करता है 197 का, उसकी पेनल्टी है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी पेनल्टी है, तो 500 रुपये प्रतिदिन का डिफॉल्ट है। अगर होगी तो उसके अंदर मिल जाएगा, देख लीजिए। जो 5C है वो टीसीएस के लिए है। 206C लिंक टू द मतलब रिलेटेड टू द टीसीएस प्रोविजन, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि लिकर, सिंधु लीव्स और कार जो उस पे अप्लाइड होता है 36 आइटम्स पे। 5C और 5D टीसीएस प्रोविजन से रिलेटेड है। अब ये 5E देखिए 2019 के बाद ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 5E। 139A का जो सबसेक्शन 5E है, ये है कि अगर किसी के पास आधार है, एक नॉन विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट का मतलब हो गया सुपरसीडिंग क्लॉज दे दिया इन्होंने कि ऐसा हर एक व्यक्ति जो कि मैंडेटरी है उसको अपना पैन कोड करना था, ठीक, लेकिन उसके पास पैन नहीं। अगर पैन नहीं है लेकिन आधार है और उसने आधार अगर इंटीमेट किया है तो असेसिंग ऑफिसर को देखिए, जो हम लोग ने कहते हैं ना कि वो ऑनलाइन पैन अलॉटमेंट आधार बेस वाला, वो सितंबर 2019 के बाद बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5E 139A सब सेक्शन 5E के ही वर्च्यू से चालू हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, एंड हु हैज नॉट बीन अलॉटेड ऑफ पैन बट possesses the Aadhaar number may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of the permanent account number, and such person shall be allotted PAN in the manner as may be prescribed। ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है। और साथ ही साथ कि अगर उसने ऑलरेडी उसका परमानेंट अकाउंट नंबर है तो आधार भी वो उसके लिeu में इंटीमेट कर सकता है अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या अपने चीज़ों से रिलेटेड। अगर वो पैन नहीं कोड कर पा रहा है तो आधार भी कोड कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139A 5E। ठीक, 272 कैपिटल बी क्या चीज कह रहा है?
अगर वो कोटिंग ऑफ रॉन्ग पेन ही है हाँ, तो यही आ गया पूरे पूरे सेक्शन को ले लिया, लेकिन उसमें अंदर खाली सब्जेक्ट को ना देखते हुए अंदर देखना होगा ये डिडक्टर के ऊपर है या एसएससी के ऊपर है, क्योंकि इसमें सर्टेन पार्ट जो डिडक्टर के लिए भी है, डिडक्टर के लिए डिफॉल्ट नहीं होगा, ये एसएससी के लिए है। यानी एसएससी ने जानबूझ के अगर या जैसे भी रॉन्ग पेन अगर कोट किया है तो ये पेनल्टी लगेगी, डिडक्टर के केस के लिए नहीं है। हाँ, 272 कैपिटल बी है ना जी। बाकी इसके जो सेक्शंस हैं नॉर्मल है कि अगर किसी को परमानेंट वही पैन अलॉट हो रखा है न्यू सीरीज में तो वो दूसरा नहीं अप्लाई करेगा, और अगर पुराना है तो न्यू सीरीज के लिए होगा। मतलब कहने का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ पैन वाला जो प्रोसीजर है वो भी इसी के अंदर कवर किया है इन्होंने। ये जो ऑथेंटिकेशन की बात है वो 6A और 6B में है कि जिसने पैन इसको मिला हुआ है और आधार को कोड करता है तो दोनों को ऑथेंटिकेट करेगा। हम इसको IDR फाइलिंग में भी देख सकते हैं, अपने आधार को हम ऑथेंटिकेट करते हैं उससे। 6A और 6B में उसके प्रोविजंस हैं। इसका 139B देखते हैं, रिटर्न थ्रू TRP, ये भी है कोटिंग ऑफ आधार नंबर 139AA। ये मैंडेटरी प्रोविजन उन्होंने किया हुआ है जिसको हम आज की डेट में लिंकिंग ऑफ आधार पैन ये सारी बातें कहते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है सबसेक्शन 2 का वो प्रोविजन है कि अगर फेलियर किया इंटीमेट आधार नंबर द परमानेंट अकाउंट नंबर इन पैन अलॉटेड टू द पर्सन शैल बी मेड इनऑपरेटिव आफ्टर द डेट सो नोटिफाइड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, वो डेट बढ़ती जा रही है और जो इसका रूल है वो 114 ट्रिपल ए या 114 है, 114 ट्रिपल ए इसका रूल है। मतलब इसमें कैसे उसको इनऑपरेटिव करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उससे रिलेटेड जो रूल है वो 114 ट्रिपल ए है। अगेन इतनी डाइवर्सिटी वाले में इतना अचानक से इनऑपरेटिव करके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे, इसलिए वो लिंक कराना चाह रहे हैं जिससे कि सारी सेक्शन का जो मेन मैंडेट है वो यही है, कोटिंग एंड लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार। TRPs के थ्रू ITR को फाइल करने की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी CBDT सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम नोटिफाई करती है उससे रिलेटेड ये सेक्शन है कि किसी भी क्लास और स्पेसिफाइड क्लास के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए रिटर्न फर्निश करने के लिए विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 का मतलब वो जो 139 है वो अपने जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सुपरसीड कर रहा है, उसको सप्लीमेंट कर रहा है कि अगर कोई चाहे नोटिफाई करते हुए कि वो अपने रिटर्न को जो कि TRPs हैं जिसको एक्ट ने इस स्कीम के तहत ऑथराइज कर रखा है, TRPs के थ्रू अपने ITR फाइल कर सकते हैं। अब TRPs कौन होंगे वो इन्होंने बता दिया कि कौन नहीं होंगे। TRPs ये नहीं होंगे जो सेक्शन 288 जहाँ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन किया है हमारे यहाँ, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में इन्होंने कहा कि जो अगर अकाउंटेंट है कोई उसका एम्प्लॉई है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बिजनेस का, उसको उन्होंने अलाउ नहीं किया है। अगर आप देखेंगे इसकी क्लॉज को खोल के 288 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4, ये सर्टेन लोग हैं जो इनको TRP उन्होंने नहीं माना कि TRP की श्रेणी में वो नहीं जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये
आप ऐसे समझें ये सेक्शन इसीलिए है कि अगर अपने ITR को टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स के थ्रू भरवाना हो और वो जो कि ऑथराइज किए हों बोर्ड ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये TRP हैं, तो कोई भी अपना रिटर्न TRP के थ्रू भी भरवा सकता है। नोटिफिकेशन के थ्रू बोर्ड नोटिफाई करेगा। अब ये मैंने भी नहीं देखा। शुरुआत में ये निकला था। आज की डेट में इन्वोग है ये, आज की डेट में चलन में तो नहीं है, लेकिन देखा है मैंने। मतलब यहाँ CC करते हैं या नहीं करते हैं ये आइडिया नहीं। CC को डेलीगेट किया है कि नहीं, CC को डेलीगेट मुझे नहीं लगता किया है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को और ये इन सबको तो ऑथराइज करने की पावर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को और चीफ कमिश्नर को है। अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए, तो बारिंग की है क्लॉज 234 में। तभी उन्होंने लिखा है ना कि ऐसे जो नोटिफाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कहा होगा तब 139 में आएगा सर्टेन वो TRP के थ्रू। नहीं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आता है कि आप किसके थ्रू रिटर्न भरते हैं। हाँ, वो आपकी बात ठीक है। इन प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने भी नहीं देखा इसको कि रिटर्न TRP के थ्रू भरा जब आया होगा। बट अगर ITR को देखें तो उसके अंदर ऑप्शन आता है मैनुअल रिटर्न कराता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वेरीफाई तो नहीं करेगा क्या? उज्ज्वल है सबसे ज्यादा। अब हम जो देखते हैं कि जो रिटर्न के साथ बोर्ड ने ऐसा बना रखा है कि इस सेक्शन 139C में कि आपको अपने रिटर्न के साथ जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है अपने ITR के साथ, अनलेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर वो मांग सकता है, वो उसको उन्होंने बात नहीं किया है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 139D जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, रिटर्न को फाइल करना, प्रोसेस को करना, तो इसलिए जितने डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेटमेंट, रिसीट, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ये नहीं है। अदरवाइज क्योंकि एक्सेप्ट 139D में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको देना है उसके अलावा और अलॉन्ग विद रिटर्न ऑर्डर बट ऑन द डिमांड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। यानी इसमें उन्होंने सेविंग क्लॉज दे दिया कि 139C वैसे कहता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फर्दर नहीं फर्निश करने हैं, लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर डिमांड करता है तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मांग सकता है, तो आपको वो देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइलिंग और फॉर्म ऑफ रिटर्न ये हम लोग को पता ही है कि आज की डेट में एप्लीकेबल है सभी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न फाइल कर लो। ये देखिए C क्लॉज में लिखा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिसीट डॉक्यूमेंट वैसे फर्निश नहीं करने हैं बट ऑन डिमांड असेसिंग ऑफिसर, अगेन यहाँ पे सेविंग क्लॉज दे दिया है, बट शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द असेसिंग ऑफिसर ऑन डिमांड। ठीक है, जी बताइए। और वो जब रिफंड कुछ आया दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चला गया, तो उससे कॉन्टैक्ट किया रिफंड आपकी वजह से तो आप नदी को करके तो उसने ग्रीवांस डिपार्टमेंट से की कि आप इसका करते हो। इसमें डिपार्टमेंट क्या करता है? हाँ, अकाउंट नंबर इसको कैसे मतलब सेकंड दे सकते हैं? टेक्निकली इसका क्या जवाब है? टेक्निकली जवाब ये दे सकते हैं कि आप जो कंसर्न बैंक इसमें प्रोसेसिंग बैंक है उसी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कंसर्न जिसके पास वो क्रेडिट हो गया है उसी से थ्रू मैटर सेटल कर सकते हैं। अदरवाइज सिविल डिस्प्यूट में जाइए आप सिविल डिस्प्यूट में जाइए, ये IT एक्ट के परव्यू से बाहर है। उल्टा अगर आप रॉन्ग बैंक कोट कर देते हैं, अभी तो रॉन्ग अकाउंट नंबर है, नहीं हम एक बात बता रहे हैं, आपने तो रॉन्ग अकाउंट नंबर कोट किया जिसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको रिफंड किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया। पैन अगर गलत होता तो आप पे पेनल्टी भी लगती, कॉन्सिक्वेंस तो ये होता। तो हमारे IT एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि कोटिंग और रॉन्ग बैंक अकाउंट नंबर की वजह से अगर कोई लॉस SSC को हो रहा हो तो उस लॉस का किसी तरह से कंपनसेशन या ग्रीवांस रिड्रेसल IT एक्ट में प्रोवाइडेड है। आप ग्रीवांस का रिड्रेसल हम लोग तभी तो कर सकते हैं वो IT एक्ट या IT रूल में उसका कोई रेमेडी दे रखा हो। अगर वो रेमेडी नहीं दे रखी है तो हम उसको ग्रीवांस का रिड्रेसल कैसे करेंगे? इवन हम लोग को ये शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं, जब TDS मिसमैच वाला इशू आता है
टीडीएस मिसमैच वाला कि फॉर्म 16 कुछ और कह रहा है और 26 कुछ और कह रहा है। जो ग्रीवांस रिट्रेसल ऑफिसर है यानी असेसिंग ऑफिसर, उसके पास क्या रिकोर्स होता है कि वो उस टैन होल्डर को, जो डिडक्टर है, उसी से तो कहता है अपना रिटर्न रिवाइज करो, क्योंकि 200 सबसेक्शन 3 के रिटर्न को यानी स्टेटमेंट को रिवाइज करने की जो पावर है वो उसी टैन होल्डर के पास है जहां से वो स्टेटमेंट फाइल हुआ था। डिपार्टमेंट सुओ मोटो उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। इसका आंसर वो क्या करता है, वो ये परसू करता है उससे, डिडक्टर से, और उसको इंटीमेट कर देता है कि भाई यही तो रिट्रेसल का रिकोर्स है और तो कोई है नहीं। इसका जो जवाब हमने दिया था एस्टॉपल में एविडेंस एक्ट में, हाँ हाँ एस्टॉपल में तो रोक सकते हैं। हाँ, सेक्शन 115 में आता है एविडेंस एक्ट में। एस्टॉपल में इसलिए नहीं आएगा, एस्टॉपल ये कहता है कि अगर आपने जानते बूझते कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एस्टॉपल की मीनिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट में आता है। हाँ, कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि मैं ये काम करूंगा और वो घटना हो जाने के बाद आप मुकरते हैं कि अब मैं उसकी कंडीशन फॉलो नहीं करूंगा। मान लीजिए वो घटना ये मैं और अतीश जी ने एक एग्रीमेंट किया कि अगर आप लेट से मेरे घर पे है तो एक बात कह रहा हूँ, कोई भी एक एग्रीमेंट बना लीजिए, अगर आप ये करते हैं तो मैं 10,000 रुपये दूंगा या वट एवर जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होनी चाहिए। तो उसका एक पक्ष अगर पूरा हो गया और दूसरे पक्ष को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो स्टॉप है अपनी बात को, जो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया वो स्टॉपेल उस पर लग जाता है कि अपनी बात से वो मुकर नहीं सकते। लॉ स्टॉपेल ये, लॉ ऑफ स्टॉपेल ये होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है। हाँ, जैसे कुछ लोगों का मैं एग्जांपल आपको अपने सर्विस रूल में बता दूं, यहाँ पे डिपार्टमेंट में लॉ जो लोग आईसीटी लेकर आए, आईसीटी लेके आए 14/5/2090 वाली उससे, तो उसमें जो लास्ट पैरा है उसमें 2C में उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है ना, कि मैं शायद जान रहे हैं आप लोग कि जहाँ मैं जा रहा हूँ न्यू चार्ज में, वहाँ जिस चार्ज में ज्वाइन करूँगा उस दिन से सीनियरिटी रेकन करेगी। ठीक, तो कई कैड ने और कई जो आईटी अथॉरिटी यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज ने इसको यही कोट करते हुए कि आप स्टॉपेल लग रहा है यहाँ पे, आपने एक बार वो मान ली थी वो शर्त कि आप जब जाएंगे तो जूनियर मोस्ट बनेंगे, लेकिन जब आप पहुंच गए तो आप फिर अपनी सीनियरिटी मांग रहे हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट है तो बात इस तरह से वही मैंने इसमें भी मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ भी तो आप इसको वेरीफाई करके बात करें कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ सही है, और फिर आप स्टॉप कर दिए गए कि हाँ, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। हम ये कह रहे हैं कि इस केस वो में बात नहीं, वो मतलब मैं कह रहा हूँ रोल नहीं, यही रोल नहीं है इसी बात को तो जस्टिफाई कर रहे हैं आप उनकी बात कि उन्होंने वेरीफाई किया कि हमने स्टेट अपने नहीं, लेकिन इसमें जो आईटी अथॉरिटी है, मेरी बात तो समझिए, आईटी अथॉरिटी इसमें स्टॉपेल से या वो उसको स्टॉपेल में इसलिए नहीं बांध सकती, उसने पैन को रॉन्ग कोड कर दिया, सॉरी अकाउंट नंबर को गलत कोड कर दिया, कोर्ट किया वेरीफाई कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट तो उनकी बात को मानेगा कि जनरल कुछ ठीक है, तभी तो उसने अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो बात स्टॉप हो गया अपनी बात, फर्दर कहने की कोई गलत। अब देखिए इनडायरेक्ट आप कहना चाहें कह लीजिए, बट डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है स्टॉपेल यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली नहीं है। इस केस में सिंपल एक जवाब यही बनता है कि एक्ट में इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप जो चीज़ प्रोड्यूस करोगे, जो चीज़ आप सामने रखोगे, अकाउंट नंबर है या जो चीज़ें हैं, उसी में तो हम उसको करेंगे, और आपने वेरीफाई कर दिया, जो आप कह रहे हो भाई आधार नंबर को ऑथेंटिकेट करते हुए ही वेरीफाई कर दिया, और जब हमने वेरीफाई कर दिया मेरा अकाउंट नंबर है, तो उसका जो फर्दर रिट्रेसल है वो आईटी एक्ट के थ्रू नहीं हो सकता। ठीक, सेक्शन 140 रिटर्न किसके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। तो ये वैसे कॉमन सेंस की बात है, इसका रिटर्न है, अगर हम सिंपली देखना शुरू करें, ये जो सेक्शन 115 WDA आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, 2006 से 2009 में जब फ्रिंज बेनिफिट था तब था एप्लीकेबल। 139 का अगर रिटर्न है तो कौन वेरीफाई करेगा, इंडिविजुअल हिमसेल्फ। अगर वो इंडिया में नहीं है तो जिसने उसको ऑथराइज किया है, मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, तो ऑब्वियसली जो उसका गार्जियन होगा या जो अदर कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। तो ये क्योंकि रिटर्न जो है वैलिड या पूरी तरह से फाइल्ड तभी माना जाता है जब वो वेरीफाइड किया है। जब हम ध्यान से देखें तो उसमें हम भी अगर आज की डेट में ऑनलाइन देखें तो अपनी सारे शेड्यूल भरने के बाद उसमें कहता है वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। जब आप कहता है कि आई सो एंड सो एज इंडिविजुअल वेरीफाई दिस, तो द मोमेंट आप वेरीफाई करते हैं तो इनमें से किसी भी कंडीशन में आप होते हैं वहाँ, तो वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापित कर रहे हैं हम, और उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको ई वेरीफाई करते हुए, ऑथेंटिकेट करते हुए सबमिट करते हैं फाइनल, जिसको भी पहले सीपीसी बैंगलोर में हम लोग बाई पोस्ट भी भेजने का ऑप्शन था। आज की डेट में ऑप्शन ऑलमोस्ट अब ऑप्शन आता है कि नहीं आता, नहीं आता है, आता है, हाँ उसकी प्रोसेस तो ये है यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब।
अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ऑब्वियसली कर्ता करेगा, अगर कोई कंपनी है तो ऑब्वियसली उसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो उसका होगा वो करेगा, अगर जो पार्टनरशिप फर्म है तो जो उसका मैनेजिंग पार्टनर होगा, वर्किंग मेन पार्टनर होगा, एज पर पार्टनरशिप डीड वो उसको वेरीफाई करेगा। तो कौन ऑथेंटिकेट करेगा, आप ऐसे समझे उस रिटर्न को, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 140 में। ये भी इन्होंने व्यवस्थाएं दे रखी हैं कि इनकेस अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर पाने की स्थिति में है तो जो अदर पार्टनर अदर डायरेक्टर है वो कर देगा। मतलब फर्दर उसके ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं कि रिटर्न वेरिफिकेशन का क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और क्या प्रोविजंस हैं। अदरवाइज अगर रिटर्न वेरीफाइड नहीं है तो ऑब्वियसली वो रिटर्न वैलिड रिटर्न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तेजी से। ये सेक्शन भी हम सभी परिचित हैं, सेक्शन से सेल्फ असेसमेंट 140 जो हमने स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि असेसमेंट की सबसे पहली शुरुआत होती है सेल्फ असेसमेंट से। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यही हुआ कि हमने जितने भी तरह का प्रीवियस ईयर में ट्रांजैक्शन किया उसको हम सम अप करते हैं, हेड्स ऑफ इनकम जितने भी हमारे डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, हम ही तो खुद बताएंगे। तो काइंड ऑफ पहला असेसमेंट तो हम खुद ही करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। ये बेसिकली प्रोविजन क्या है कि सारी प्रोसेस करने के बाद, यानी टीडीएस कट गया हमारा, अगर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में समझें, सब लोग जानते ही हैं इसको, टीडीएस डिडक्टेबल चीजों में टीडीएस कट गया, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अगर हमारे ऊपर थी तो एडवांस टैक्स भी कट गया, हमने उसका इंस्टॉलमेंट भर दी, ठीक, चाहे वो इंस्टॉलमेंट वाला प्रोविजन में भर दी या एन ब्लॉक जो हमारे पास टोटल वैल्यू है 90% ऑफ द एडवांस टैक्स, जैसे कि 234B की एप्लीकेबिलिटी से हम बाहर चले गए, ठीक। उसके बाद भी अगर कुछ रेसिडुअल टैक्स बचता है, किसी भी तरह का जो टैक्स है, अगर रेसिडुअल टैक्स बचता है तो एक्ट ने ये मैंडेट किया हुआ है कि जस्ट बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 140A आप अपना जो भी, चाहे वो लेट फाइलिंग का हो तो लेट फाइलिंग की फी भी है, सर्टेन इंटरेस्ट भी है, उसके साथ मिला के जो अमाउंट ड्यू है आप फाइल करेंगे और वो ऐसे टैक्स के माध्यम से, जो अगर हम चालान के माध्यम की बात करें तो अंडर माइनर हेड 300 को भर दिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ मेजर हेड जो है हमारे इनकम टैक्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड होती है। अगर हम देखें तो चालान में आप देखते हैं 0020 और 0021 दिखाई देता है। मेजर हेड जो होता है 4 डिजिट का होता है गवर्नमेंट अकाउंट में, जिसमें कि जो 21 और 20 नंबर है वो आयकर विभाग को अलॉटेड है, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स है। आयकर विभाग में अगर कॉर्पोरेशन टैक्स के माध्यम से टैक्स आ रहा है तो 0020 में जाएगा, और अगर इनकम टैक्स के माध्यम यानी कंपनी के अलावा जो टैक्सेस आते हैं वो 0021 में जाते हैं। रिसीट हेड में जो पहली 2 डिजिट होती है वो 01 या 00 ही रह सकती है, इसीलिए प्राप्ति का हेड है। जब अगर हमारे यहाँ से जो खर्चे होते हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं, वो या तो 3021 से होंगे या 4021 से होंगे जब वो एक्सपेंडिचर जाता है। तो हर एक खर्चे का या प्राप्ति का माइनर हेड भी होता है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि टैक्स तो आया भारत सरकार के पास, लेकिन हमारे यहाँ टैक्स 3 तरीके से आ सकता है, ठीक है। बाय वे ऑफ रेगुलर टैक्स यानी कि असेसमेंट हो गया, तो इसीलिए चालान का जो माइनर हेड होता है वो 400 हो जाता है उस केस में। और बाय वे ऑफ क्या हो सकता है, एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स का माइनर हेड 100 है, और ऐसे टैक्स जो ये है इसका माइनर हेड क्या है 300। इसीलिए चालान में हमें टिक करना पड़ता है कि वो पाथ ऑफ गोइंग द फंड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा क्या। टीडीएस एक अलग प्रोविजन है, वो सेपरेट प्रोविजन, वो तो प्रीपेड, मतलब उसमें हम डिडक्टर की लायबिलिटी, डिडक्टर उसको काट लेता है, तो इसलिए वो चालान के माध्यम से नहीं जाता। लेकिन एडवांस टैक्स की बात करें, रेगुलर टैक्स की बात करें या सेल्फ असेसमेंट की हम बात करें, तो फिलहाल हम सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो पाथ होगा, कोडिंग होगी, क्या होगी 0021 300, इसमें जो टैक्स पे होगा वो जाएगा ऐसे टैक्स के माध्यम से। तो इसमें आप देखें, आप इसमें इन्होंने कहा कि एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये जो चीजें हैं हम सभी जान रहे हैं, इसमें क्रेडिट देने के बाद यानी इन सबका, इसमें जो भी टैक्सेस होने चाहिए इनके क्रेडिट लेने के बाद जो टीडीएस हट गया, 89 का रिलीफ हो गया, 1991 का जो डबल टैक्सेशन वाला रिलीफ है वो हो गया, ये सारे रिलीफ देने के बाद जो भी उसका टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एंड फी जो भी होगा बाय वे ऑफ ऐसे टैक्स उसके माध्यम से भरेगा। एक्सप्लेनेशन इसका जो है एक्सप्लेनेशन 1 वो ये कहता है कि मान लीजिए ऐसे टैक्स भरने में कुछ शॉर्ट कर दिया, पेमेंट करना था 10,000 रुपए का, आपने पेमेंट किया 8,000 रुपए का, तो जो 8,000 रुपए में से जो सेट ऑफ होगा, सबसे पहले फी एडजस्ट होगी, देन इंटरेस्ट एडजस्ट होगा, उसके बाद रेसिडुअल अमाउंट में से जो टैक्स बचा हुआ था वो एडजस्ट होगा।
तो टैक्स लायबिलिटी अगर बच रही है तो टैक्स लायबिलिटी बचेगी, इंटरेस्ट पहले सेट हो जाए उसका एडजस्ट हो जाएगा, उससे सबसे पहले फी एडजस्ट हो जाएगी, लेट फाइलिंग की फी है आज की डेट में। इसीलिए देखिए जो 140A का 1A है स्पीक्स अबाउट जो लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट 234A चार्ज होता है नॉन फाइलिंग का, उसके बारे में देखिए कह रहा है कि कैसे चार्ज होगा, वो उसका हमने ऑप्शन दे रखा है। और 234B के लिए भी देखिए ऑप्शन इन्होंने दिया है। 234B के लिए एक्सप्लेनेशन में इन्होंने ये बताया है बेसिकली यहाँ पे कि 234B जो है वो असेस्ड इनकम पे चार्ज होता है, 234C रिटर्न इनकम पे चार्ज होता है, ये असेस्ड इनकम पे चार्ज होता है। तो यहाँ स्पेशली एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इन्होंने बताया कि इस केस में जो असेस्ड टैक्स माना जाएगा वो वही माना जाएगा जो यहाँ पे बच रहा है। तो इस पर्पस के लिए जो यहाँ 234B आप चार्ज करेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन में ये चीज आ गई। यहाँ देखिएगा भैया, इसी के एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बता दिया है कि जो यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है ऐसे टैक्स का वो आ जाएगा। और अगर रेगुलर असेसमेंट हुआ है 140A का सबसेक्शन 2, 143(3) का या फ्रिंज बेनिफिट वाले रेगुलर असेसमेंट हो, 144 हो, 153A हो, 153BC हो, ये जो ब्लॉक असेसमेंट्स होते थे, अगर वो हुए हैं तो जो भी अमाउंट सबसेक्शन 1 में पे कर रखा है आपने, वो ये माना जाएगा कि ऑलरेडी आपने वो पे कर रखा है, जिसका आपको वैल्यू सबसेक्शन 3 इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डिफॉल्ट फॉर मेकिंग या डिफॉल्ट फॉर दिस सेक्शन 140A का अगर डिफॉल्ट कोई करता है तो क्या होगा। तो 140A का डिफॉल्ट करने का जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस है वो 140A सबसेक्शन 3 में, पेनल्टी हमारे एक्ट में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 21 में डिफाइंड है, सिर्फ 2 पेनल्टीज को छोड़कर। चैप्टर 21 में सेक्शन 270A से लेकर सेक्शन 272 का जो लास्ट सेक्शन है वहां तक पेनल्टी हमारी है, अदरवाइज बाकी कहीं और पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी कहाँ पे 2 और मिलती हैं, एक है 140A3 की पेनल्टी और एक है 221(1) की पेनल्टी, जहाँ पे SSC टू बी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है, डिफॉल्टर मान लिया जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने सेम लैंग्वेज यूज की है कि अगर ऐसे टैक्स के प्रोविजन का डिफॉल्ट किया उसने, यानी सारे क्रेडिट देने के बाद अगर जो टैक्स बच रहा है उसने पे नहीं किया है और उसका प्रूफ ITR में नहीं लगा रखा है, क्योंकि एक्ट ये मैंडेट करता है कि जो आप ITR फाइल करेंगे वो 0 डिमांड पे फाइल करेंगे या तो रिफंड पे करेंगे। टैक्स पेबल पे आप ITR फाइल नहीं कर सकते, एक्ट अलाउ नहीं करता। प्रोसीजरली अलाउ हो जाता है, हम फाइल करते हैं वो चला जाता है, फाइल भी हो जाएगा, बट अगर हम एक्ट की लैंग्वेज की बात करें थियोरेटिकल पर्पस से तो एक्ट अलाउ नहीं करता बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 140A। साफ साफ इसमें लिखा है कि जो प्रूफ ऑफ पेमेंट के साथ जो रेसिडुअल अमाउंट बच रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फी टैक्स, वो आप पे करने के बाद ही अपना ITR फाइल करेंगे। तो अगर ऐसे टैक्स का डिफॉल्ट है तो उसकी पेनल्टी 140A सबसेक्शन 3 में है। सारे एक्ट के प्रोसीजर उसी तरीके से लागू होंगे जैसे कि वो SSC डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट है, उसके ऊपर 221(1) की पेनल्टी जो एक टैक्स डिफॉल्टर की लगाई जाती है, वो ऐसे टैक्स डिफॉल्टर की भी पेनल्टी 140A3 में लगाई जाती है। जी हाँ नहीं चैप्टर उसमें नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है क्योंकि वो कवर नहीं है, सेक्शन 274 में कवर नहीं, उस चैप्टर में भी कवर नहीं। आपकी बात लॉजिकल एकदम सही है, प्रैक्टिकल पर्पस से आप लोग बताएं अगर कभी इनिशिएट की डिमांड ही नहीं वसूल पा रहे। हाँ एग्जैक्टली 220 अगर आपने सबसेक्शन नोटिस 2 इशू का कर जो दिया, इंटरेस्ट है, अगर नोटिस इशू कर दिया आपने तो ऑटोमेटिक तरह पेनल्टी में चला जाता है। जब 221 का नोटिस भी भेजे तो नहीं डिपेंड ये करता है कि नोटिस 274 की इशू कर रहे हैं या शो कॉज इशू कर रहे हैं 221 का। अगर 221 का शो कॉज है तो वो चैप्टर 21 के दायरे से बाहर है। क्वेश्चन इनका लॉजिकल है, डिमांड वसूलने के लिए अगर हम उसको 221 का नोटिस भेज देते हैं जी, तो ऑटोमेटिक वो पेनल्टी के लिए चला जाता है। पेनल्टी के लिए तो चला जाता है, लेकिन उसमें जो ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक्ट ये कहता है 274(1) में कि अगर 10,000 से ऊपर की पेनल्टी है तो ITO और अगर 20,000 से ऊपर की पेनल्टी है तो ACDC अपने रेंज रेट की अप्रूवल लेंगे।
इसमें जरूरत नहीं है तुम तो टैक्स हाँ वो ये कहना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन इनका उस हिसाब से लॉजिकल है क्योंकि वो उस एक्ट के उस चैप्टर के दायरे के बाहर है दोनों के। इसलिए रिकवरी के लिए डिमांड इसका आउटपुट सिस्टम में भेज देते हैं। हाँ उसको कॉमन फंक्शन से भेजते हैं। माना जाता है कि वो मतलब हम रिकवरी उससे कराना चाह रहे हैं ना कि पेनल्टी लगाना चाह हाँ रहे हैं। बस नहीं लेकिन बेसिकली वो रिकवरी नोटिस नहीं है। हाँ। बहुत पहले हम लोग कर्टसी लेटर में भी वो चीजें यूज कर देते थे 221 का ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। सेक्शन कोड कर दिया तो उसका कितनी नोटिस? हाँ स्टैट्यूटरी हो गया, फिर आपकी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है। इनिशिएट हो गई। अगर आपने सेक्शन कोट कर दिया कि अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो 221(1) की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपको झेलने पड़ेंगे। इट मींस कि आपने शो कॉज दे दिया। शो कॉज और होता क्या है 274 भी क्या है, शो कॉज ही तो है। 274 शो कॉज है कि आपने अंडर असेसमेंट किया तो वाई पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A शुड नॉट बी लेविड अगेंस्ट यू। यही तो 274 का नोटिस है। 271AA आपने अनएक्सप्लेन्ड मनी 69A में 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट में किया तो 274 का नोटिस सिंपल अपॉर्चुनिटी देना है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नथिंग एल्स। वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि आप इस पूरे एक्ट में चाहे वो आईटी एक्ट हो, सिविल लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, एक थंब रूल हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कार्य, कोई अथॉरिटी जो कि एक्ट में किसी भी एक्ट ने अथॉरिटी दी है वो प्रिजुडाइज टू द अपोजिट पार्टी कर रही है, यानी उसके हित को एडवर्सली अफेक्ट करने जा रही है। इसीलिए आप ध्यान देखिए रेक्टिफिकेशन में भी 154 का ऑर्डर पास करते वक्त भी अगर डिमांड इनहांस हो रही हो या रिफंड कम हो रहा हो तो भी आपको बिना अपॉर्चुनिटी दिए आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आपको एक्ट बार करना है, मतलब लिखता है साफ साफ। और अगर आपने वो कर दिया तो और किसी ग्राउंड पे उड़े चाहे ना उड़े, इस ग्राउंड पे जरूर उड़ेगा कि आपने उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के तो कॉन्सिक्वेंसेस हम झेल रहे हैं बाय वे ऑफ एसओपीज, एक नहीं दो नहीं 4 अपॉर्चुनिटीज उसको एसओपी के माध्यम से भी। और 144B जो फेसलेस असेसमेंट का प्रोसीजर, आप देख लीजिए कितनी अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है ना। बल्कि एसओपी में ये भी आता है कि 142(1) कितने इशू किए आपने, 2 बार इशू किए, कितनी बार किए। अगर 144 का केस है तो 2 शो कॉज नोटिस उसको देनी है, 144B की अलग और 144 की अलग, है ना। तो ये उस पार्ट पे है सारा। इसमें जो हम नोटिस इशू करते हैं सारी शो कॉज होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के उसमें। तो ये सेल्फ असेसमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अब इस आज के चैप्टर का जो वैसे थ्योरेटिकली अलॉट था वो सिर्फ 140A तक था, लेकिन ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है आफ्टर अपडेटेड रिटर्न 139(8A) के बाद। तो अपडेटेड रिटर्न भरने की तो सुविधा दे दी एक्ट ने कि आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं कब तक, 24 महीने तक फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, मॉनेटरी सर्टेन एडिशनल यू कैन से अमाउंट के साथ। उसको उन्होंने यहाँ एक नया टैक्स का नाम इंट्रोड्यूस किया और कहलाया वो एडिशनल टैक्स। जो बहुत पहले एक सुपर टैक्स हुआ करता था, अब आज की डेट में यहाँ वो एडिशनल टैक्स है जो कि 140B सबसेक्शन 3 में डिफाइंड है। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने एसएससी ने रिटर्न नहीं फाइल किया, ठीक, तो इन दैट केस देखिए उसका प्रोसीजर है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होना है। यहाँ पे है कि ये सारे क्रेडिट देने के बाद, ठीक, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया और अगर वो 139(8A) में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाह रहा है, तो इतने सारे क्रेडिट देने के बाद तो जो भी उसका टैक्स टुगेदर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फी पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर डिले इन फर्निशिंग द आईटीआर, एडवांस टैक्स का डिफॉल्ट अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स एज कंप्यूटेड इन सबसेक्शन 3। इसी सेक्शन का सबसेक्शन 3 यानी 140B का सबसेक्शन 3 में एडिशनल टैक्स कंप्यूट करने का जो उन्होंने तरीका बताया, ठीक। दूसरा सबसेक्शन कि उन्होंने रिटर्न तो फाइल किया था, ठीक है, चाहे वो ड्यू डेट के अंदर, चाहे बिलेटेड, चाहे रिवाइज रिटर्न, फिर भी वो अपडेट करना चाह रहे हैं। दोनों केसेस हो सकते हैं क्योंकि 139(8A) की लैंग्वेज क्या थी कि वेदर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और नॉट, दोनों उन्होंने अप्लाई किया था। तो यहाँ टैक्स जो उन्होंने लेना है, टैक्स ऑन द अपडेटेड रिटर्न, उसमें उन्होंने दोनों को शामिल किया। ये दोनों केसेस होने के बाद फर्क क्या बस है दोनों सेक्शंस में, बस फर्क मेन जो सेक्शन है वो ये देखिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कि अगर उसने रिटर्न फाइल किया है और अगर उसको कोई रिफंड ऑलरेडी अर्लियर रिटर्न में था तो वो अमाउंट ऐड कर देंगे, क्योंकि वो उसकी इनकम को तो बनाना है ना पहले, इसलिए यहाँ पे बस वो एक्स्ट्रा पार्ट है। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में ये इकलौता अंतर है, ठीक है। बाकी सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम।
तो इसका मेन चीज देख लेते हैं, टैक्स कैलकुलेशन यानी एडिशनल टैक्स कैसे कंप्यूट कर रहे हैं। इसका सिंपल तरीका इन्होंने ये लिया, चाहे वो सबसेक्शन 1 में कवर हो रहा हो या सबसेक्शन 2 में, यानी कि या तो रिटर्न फाइल किया था पहले या नहीं किया था, दोनों केसेस में। अगर अपडेटेड रिटर्न एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 12 महीने के अंदर फाइल हो रहा है तो 25% ऑफ द जो अमाउंट वैल्यू आ रही है एग्रीगेट अमाउंट, देखिए 25% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स इंटरेस्ट पेबल एज डिटरमाइंड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एज द केस में भी if such return is furnished after the expiry of time available under section इतना इतना and but before the इतना 12 months from the end of the relevant assessment year। और बस इसी का अगला पार्ट है कि अगर 12 महीने से 24 महीने के ब्रैकेट में कर रहा है तो 50% जो वो चार्ज होगा ये क्या कहलाएगा, एडिशनल टैक्स कहलाएगा। और जब वो अपने डेटेड रिटर्न फाइल करेगा ITRU तो जितना भी उसका टैक्स ड्यू था इंक्लूडिंग एडिशनल टैक्स, उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट भी वो साथ में फाइल करेगा, जैसे कि चालान के माध्यम से। हाँ हाँ एडिशनल टैक्स ऐड तभी वो अपडेटेड रिटर्न फाइल होगा। आप ऐसे समझे एक्ट का जो प्रोविजन है वो इसी में चीजें में फाइल। और एसेस टैक्स अगेन 234B कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 234B एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो एसेस टैक्स में है, बट उन्होंने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से वहां पर भी बता दिया जो ऐसे टैक्स में जो टैक्स आ रहा है कंप्यूट होके वो भी एसेस टैक्स मान लेंगे। और यहाँ अपडेटेड रिटर्न के केस में भी जो 139(8A) के प्रोविजन में जो टैक्स आ रहा है डिक्लेयर हो रहा है, जो टोटल इनकम उसमें एसएससी ने डिक्लेयर करी है वो वही एसेस टैक्स मान ली जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सेक्शन 234B। हाँ 25 से 50% लगाने के बाद भी लगेगा। अगर उसमें डिले हुआ एडवांस टैक्स, वो सारी चीजें उन्होंने काउंट की हुई है, देखिए ऑलरेडी उन्होंने सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में काउंट किया हुआ है, सब लिखा हुआ है। देखिए जितने भी इंटरेस्ट उसके डिफॉल्ट के थे टैक्स के अलावा वो सब करने के बाद 25%, सबको जोड़कर 25% एंड 50% वट एवर द टाइम जो सीक्वेंसिंग है 12 महीने तक के में है या 24 महीने के उसमें आ रहा है। क्योंकि 139(8) में उन्होंने एनब्लॉक कह दिया था कि जो मैक्सिमम लिमिट है क्या है, 24 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट 140B रेड विद सेक्शन 139(8A) ये है कि अगर 12 महीने के अंदर अपडेट करते हैं तो 25% का जो एक्स्ट्रा टैक्स है एडिशनल टैक्स के माध्यम से, और अगर 12 महीने के बियॉन्ड और 24 महीने के अंदर करते हैं तो 50% एडिशनल टैक्स के माध्यम से वो पे करना होगा। मेजर प्रोविजन या मेजर उसका पार्ट नहीं है, बाकी आपका कोई फर्दर डाउट बताइए। आज का जो मतलब रेंज था सेक्शंस का या बताने का, आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट का प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट आज शुरू है 139 से 140 कैपिटल ए तक, अपडेटेड विद सेक्शन 140B जो नया सेक्शन है 139(8A) आने के बाद से यहाँ तक आज लीजिए कवर। जी हाँ, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। क्वारी हमारे क्वारी देखिए संजय जी को क्वारी ये जो कल तक 148 और करा जो ई वेरिफिकेशन हमारा INCI के हाँ बिल्कुल आएगा। ये पकड़ ले रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो रूल है, रूल का मतलब जो प्रेस्क्राइब करने वाले फॉर्म और रूल है वो 12AC